कल हम बताते बताते बेटा रह गए थे कि जो हमने मीन्स ऑफ अचीविंग एंड गुड गवर्नेंस थोड़ा लिखा करके छोड़ दिया था साधन को। तो इसमें हम बात जो करेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भागीदारी को बढ़ावा देना। तो उसमें नंबर 1 नंबर 2 करके लिखते जाइए। प्रमोट पार्टिसिपेशन, देखो प्रमोट पार्टिसिपेशन, भागीदारी को बढ़ावा देना। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ावा देना। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ावा देना। आगे इक्वलिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इक्वलिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समानता व समावेशी विकास, समानता व समावेशी विकास। आगे इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, दक्षता और प्रभावशीलता। इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, दक्षता और प्रभावशीलता। आगे लिखें विनौकरशाहीकरण, इसको बोलते हैं डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। डी के बाद ब्यूरोक्रेटाइजेशन लिखिएगा। स्पेलिंग बताऊं? ब्यूरोक्रेट को ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर लीजिए। हाँ, BUREAUCRATIZATION, ठीक है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन असल में क्या होता है, नौकरशाहीकरण का जो नौकरशाही है, जिसको IAS ऑफिसर जो होते हैं नौकरशाह होते हैं, ठीक है ना, इनको बोला जाता है नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट। तो ब्यूरोक्रेट्स के जो मैक्स वेबर ने जो इस पर रिसर्च किया है और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब में, सामाजिक आर्थिक विकास में, उसने ये बात लिखी है। तो उसके 10 लक्षण बताए ब्यूरोक्रेसी के, और वो 10 लक्षण नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वो कुछ आज के दौर में देखा जाए तो वो निगेटिव चीज़ है। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन यानी कि उसमें हर चीज़ निगेटिव नहीं है। जैसे कहा था नगद वेतन, नगद वेतन तो आज भी मिलता है, कल भी मिलता है, लेकिन इसका जो निगेटिव पार्ट है ब्यूरोक्रेट का, वो है जैसे लाल फीताशाही, रेड टेप सिस्टम। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि फाइलें आप जाएंगे दफ्तरों, पुराने गए हो कभी आप लोग तो क्या देखेंगे, आजकल तो ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया, नहीं तो फाइलें जो है आपके कागज पत्री फाइलों में बंद रहती हैं और उसको रेड टेप से बांध कर फेंक दिया जाता है। पता चला कि 3 साल तक धूल खा रही, कुछ ध्यान ही नहीं उस पर। इसको बोलते हैं रेड टेप सिस्टम। रेड टेप को दूसरे भाषा में कहें तो लेट लतीफ़ी, और थोड़ी आक्रमण किस्म का होता है, मतलब जो सुनता नहीं है जल्दी। अंग्रेजों के ज़माने में अलग ब्यूरोक्रेसी थी, अब अलग है, अब ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता, बट इसके बहुत सारे लूप होल इस तरह के थे। तो हेकड़ी दिखाना, आक्रमण होना लाल फीताशाही पर, और अनाप शनाप तरीके के काम करके पैसे इकट्ठे करने, भ्रष्टाचार का प्रतीक होना, ये सब इसके मतलब इसकी स्थिति का हिस्सा रहा है। इसीलिए कहा गया कि गुड गवर्नेंस जो है ना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन में नहीं है, गुड गवर्नेंस डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन में है, नॉट ब्यूरोक्रेटाइजेशन। नौकरशाहीकरण में गुड गवर्नेंस हो सकता है, बट गुड गवर्नेंस के लिए डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना, यानी विनौकरशाहीकरण करना। विनौकरशाहीकरण करने का मतलब भ्रष्टाचार से मुक्त, आक्रमणता से मुक्त, जो गैर उत्पादक हैं, हेकड़ी अपना प्रभुत्व जमाते हैं, उन सब से मुक्ति, यानी उल्टा हो गया। जैसे रात था तो हमने दिन कहा उसको,
जमीन था तो हमने आसमान का, वैसे नौकरशाही थी तो हमने भी नौकरशाही कर दिया। और जैसे जैसे समाज जो है ना बच्चा प्रोग्रेसिव होगा, बड़ा होगा, शिक्षा के मामले में, सुविधा के मामले में, सूचना के मामले में, चेतना के मामले में, जागरूकता के मामले में, अपने अधिकारों के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति भी जिस तरीके से सिटीजन जितना बड़ा होता जाएगा इन मामलों में, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन में चेंज होती चली जाएगी। देखो, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं है, यह निरंतरता के साथ सनय सनय चलने वाली प्रक्रिया है। 1965 में वारेन बेनिस ने कहा कि आने वाले 30 वर्षों में नौकरशाही खत्म हो जाएगी। तो 1965 में जब उसने कहा, 30 वर्ष का मतलब है 1995, तो क्या नौकरशाही 1995 आते आते खत्म हो गई? नहीं। वारेन बेनिस का मतलब ये नहीं है कि हम इस ढांचे को खत्म करेंगे। वारेन बेनिस का कहने का मतलब है कि नौकरशाही में जो प्रभुत्व है हम उसको खत्म करेंगे। डोमिनेट करने की जो उसकी एक आदत है वो लोप करेगी, जो भ्रष्टाचार उसमें इन्वॉल्व है वो खत्म होंगे, जो लेट लतीफ़ी है उससे निजात मिलेगी, और जो आक्रमण किस्म का जो रवैया है उससे मुक्ति मिलेगी। और यह कहीं ना कहीं इस खात्मे के साथ नौकरशाही नौकरशाही नहीं रह जाएगा, वह सिविल सेवक बन जाएगा। और आपको याद होगा कि जब देश में उदारीकरण आया 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को हमारे देश में लिबरलाइजेशन, एक आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम था। और यहीं से आप देखेंगे तो LPG बोलते हैं उसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप निजीकरण आगे जोड़ दीजिए और वैश्वीकरण। जब आप दरवाज़ा दूसरों के लिए खोलते हैं, लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल, जैसे आपका एक मकान है और उस मकान में ऊपर नीचे दोनों फ्लोर में आप ही रहते हैं, और आपने शुरू में सोचा हम किसी किराएदार को नहीं रखेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो थोड़े कट्टर थे, लिबरल नहीं थे, मकान की ज़रूरत नहीं थी आपको, मतलब उतना रहने वाली, लेकिन फिर भी आपने किराए पे दिया नहीं। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल गई, इकोनॉमिकली चीज़ें चेंज हुई और आपको पैसों की ज़रूरत तुलनात्मक बढ़ गया, बच्चे चाहे पढ़ रहे हो, XYZ कुछ भी कारण था, वो सब चीज़ें बढ़ गई। और आपने सोचा कि यार ऊपर वाला फ्लोर बेकार ही, हम ऐसे धूल मिट्टी खाता है कहीं, इसको किराए पे ही दे देते हैं। तो किराए पे देने के लिए आपको लिबरल बनना पड़ेगा, आप पहले जैसे नहीं होंगे। अब जो रेंट पे व्यक्ति आके रहेगा वो 10 बजे रात, 11 बजे रात भी आपका गेट खोल सकता है, पानी खत्म हो गया तो आपकी मोटर चला सकता है, छत पे कपड़े सुखा सकता है, उसके बच्चे थोड़े उधम भी कर सकते हैं। आपके बालकनी में जो ये क्या बोलते हैं, बालकनी कह रहे हैं, वो जो जहाँ गाड़ी खड़ी करते हो, गैराज वगैरह जो बनाए हो, उसमें अपनी भी गाड़ी खड़ी करेगा। अब वो बाकायदा शेयर करेगा आपके साथ। और आप अगर सोचते हैं कि ये घर हमारा है, प्रभुत्व हमारा रहेगा, तो प्रभुत्व को कमज़ोर करना पड़ेगा, अदरवाइज झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो कहेगा साहब हम भी तो किराया देते हैं, हम तो कहाँ गाड़ी खड़ी करें, कहाँ रहें, कैसे करें, आप तो हर चीज़ में आपत्ति करते हैं। तो आपको लिबरल होना पड़ेगा। और आपने क्या किया, एक प्रकार से अब आप ही का नहीं, हम निजीकरण, उसमें कई चीज़ों को विनिवेश टाइप का कर दिया। आप ही अपने घर में 10,000 रुपये महीना किसी से लेकर के अब उसको इन्वॉल्व कर दिया। तो आपको नरम रहना पड़ेगा ना, थोड़ा अनुशासन में रहना पड़ेगा ना, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा ना। तो आप बदले कि नहीं बदले? मकान मालिक तो आप वही हैं, मकान वाले तो वही हैं, पर बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो ठीक वैसे ही सिविल सेवक तो वही है, सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी वही थी। लेबलाइजेशन आया, दूसरे लोग आएंगे, निवेश करेंगे, कंपनी लगाएंगे, नियम आपको बनाना होगा, नियमों में ढील देना होगा, कई लाइसेंस मुक्त करना होगा, कुछ असंतुलन भी आपको दिखेगा, नज़रअंदाज करने की आदत भी होगी ना। और उसी दौरान आप देखें 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिला, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज व्यवस्था को आपने संवैधानिक दर्जा दिया। 1995 1 जनवरी को आएंगे WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
आगे चल के आप आते रहेंगे, सिटीजन चार्टर की बात कीजिए या किसी अन्य तरीके से 2005 आते आते आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की, 2006 आते आते आप देखेंगे आपने ई गवर्नेंस में रेवोल्यूशन क्रिएट किया। तो इन्वॉल्वमेंट तो जिस तरीके से आपने फ्लेक्सिबल होते गए, और किसके लिए फ्लेक्सिबल हुए? पब्लिक सेंट्रिक हैं आप, वेलफेयर ओरिएंटेड हैं आप। अपने गुरूर के आगे देश नाश करेंगे क्या? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, उनका अर्थशास्त्री थे, समझदार थे, उन्होंने कहा लिबरलाइजेशन लाते हैं, आर्थिक परिवर्तन किया उन्होंने। उस आर्थिक परिवर्तन की देन है कि हम लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। देखो, इतिहास को पढ़ोगे या गौतम बुद्ध पढ़ो, महावीर पढ़ो, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचारकों को पढ़ो, समय की बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समय पर किया गया निर्णय या समय पर किया गया कार्य, समय पे जो निर्णय ले लेता है और समय पे जो कार्य कर देता है, फिर वो उफान पे आ जाता है। अगर वो हाथ मलते रह जाते, मनमोहन सिंह सोचते कि साहब उदारीकरण लाएं कि ना लाएं, हम तो बंद अर्थव्यवस्था में हैं, लिबरलाइजेशन क्या होगा, तो लोगों पे आरोप क्या लग रहे थे जानते? उस जमाने में क्या बोला जा रहा था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो देश 200 साल गुलाम था। अब तो लिबरलाइजेशन से तो न जाने कितने कंपनियां आएंगी विदेश की। तो 1991 से अब तक 32 वर्ष का लगभग फासला तय हो चुका है। देश को क्या हुआ? देश को तो तरक्की ही हुई है। अगर इस देश में बेटा बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन कोई है तो वो है उदारीकरण 1991 का। अगर आप समझते हैं कि ये नोटबंदी बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन है, आप जीएसटी को सोचते हैं, तो नेवर। सबसे बड़ा परिवर्तन उदारीकरण है, जिसकी रीढ़ पर, जिसकी कंधे पर चढ़ चढ़ के उचक उचक के अभी भी अर्थव्यवस्था नोची जाती है। नोटबंदी कौन सा बहुत बड़ा चेंज था? आपने 1500 का नोट बंद कर 2000 का नोट छाप दिया, उसमें कौन सा चेंज था? उसमें क्या चेंज है भाई? आपने हमको दैनिक जागरण के बजाय अमर उजाला दे दिया, इसमें क्या क्या चेंज था? और कानून तो टैक्स के बनते ही थे। जीएसटी तो बहुत दिनों से पाइपलाइन में, सालों से था ही। तो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी आई, बट वन नेशन वन टैक्स पूरा नहीं है। पेट्रोल पे क्यों नहीं है? फिर गैस पे क्यों नहीं है? 6 चीजों पर अभी भी जीएसटी नहीं है। भाई लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे? मतलब अगर मान लिया दुनिया भर का टैक्स एक किया, लेकिन एक दो टैक्स रह गए हैं, तब भी तो क्वेश्चन उठते हैं ना कि साहब ये तो नहीं है। पेट्रोल को जीएसटी में ला दो, देखो पेट्रोल कितना सस्ता हो जाएगा। नहीं लाएंगे, उससे ज्यादा लाभ मिलता है। तब 6 चीजें ऐसी हैं बेटा जिस पर अभी जीएसटी लागू नहीं है। तो वन नेशन वन टैक्स मास में है, क्लास में है, बट कंप्लीट नहीं है। ज्यादातर है और यही एक समझ है, बट 100% नहीं है। तो फिर तो वन नेशन वन टैक्स एक जैसा हो, और वन टैक्स भी नहीं है। स्लैब है 5% के, 12% के, 18% के, 28% के। एक टैक्स नहीं है। अलग अलग जो कमोडिटीज हैं उस पर अलग अलग टैक्सेशन है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा 18% पे ही मिलेंगे। 28% वाले बहुत सारे कमोडिटीज़ को 18% में कर दिया गया, ज़्यादातर 12-18 इन पे हैं। 5% बहुत सारे टैक्स मुक्त थे पहले, जीएसटी जब लगा था तो उन पे 0% टैक्स था। अब देखेंगे उस पर भी टैक्स हो गया है। सुनते नहीं रहते कि दही पे लग गया, पनीर पे लग गया, रबर पे लग गया, पेंसिल पे लग गया, आटा पे लग गया, सुन नहीं रहते? ये सब कमोडिटीज फ्री थी, तो अब इन पे भी टैक्स 5% हो गए, ठीक है। तो जो हम नौकरशाही की बात कर रहे हैं, तो नौकरशाही एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक प्लानर है, और 95 आते आते वारेन बेनिस के हिसाब से खत्म होना चाहिए। नहीं, कन्वर्जन हुआ उसका। हमने अपना बाल्यावस्था छोड़ा, आदमी वही हूं। हाँ, ऐसे थोड़ी तुम बहुत बदल जाओगे आगे चल के।
बदल जाएंगे, नाक नक्श चेहरा मोहरा थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन जो रंगाई गोराई है वो क्या करेंगे, कैसे बदल लो। कोई सुने हैं कि बचपन बहुत काला था, जवानी में बहुत गोरा है, वो सुने हैं क्या? हाँ? नहीं ना। लिखिए, नौकरशाही करण समझ गए कि नहीं? हाँ, समझ गए ना। नौकरशाही का एक प्रॉब्लम था, ये प्रभुत्व जमात, जैसे मैक्स वेबर कहता था कि ये प्रभुत्व जमाती है। अभी भी जाके आईएएस ऑफिसर से देखिए, देखो बच्चा, रस्सी जल जाती है, ऐंठन नहीं जाती उसकी। बड़ी अच्छी कहावत है ना ये। आईएएस बनने के बाद आप 2-3 फीट ऊपर चलते हैं जमीन से, और आपको अभी ये बात असमंजस से अचरज से भरी लग रही होगी, लेकिन आप जब बन जाएंगे तो आप ही ऐसे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे रहेंगे? कतई नहीं, 1% ऐसे नहीं रहेंगे। आपका मिजाज बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी, ढाल बदल जाएगी। ऐसे मत रहिए, कोई बुराई नहीं है बदलने में, बशर्ते वो बदलाव प्रभुत्व वाला नहीं होना चाहिए। नव लोक प्रबंध, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। आज की तारीख में, दशकों से, बट आज की तारीख के हिसाब से बोल रहे हैं, आज की तारीख में बच्चा, हम कहाँ खड़े हैं मालूम है? हम कहाँ खड़े हैं? बाजार में। हमारी स्थिति क्या है? हम एक बाजार में, और बाजार में कौन होता है? ग्राहक। हम जब किसी दुकान पे जाते हैं तो उसके लिए क्या है? ग्राहक है। हम किसी की सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, किसी की कमोडिटी, कोई वस्तु, बेकरी की दुकान पे जाते हैं, बिस्किट लेते हैं, दूध वाले के यहाँ जाते हैं, दही पनीर लेते हैं, मिठाई वाले के यहाँ जाते हैं, मिठाई लेते हैं, कपड़ा की दुकान पे कपड़ा लेते हैं। ऐसे उदाहरण से समझ गए होंगे। ऐसे अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, और हर जगह एक बाजार है, और हम क्या हैं? एक ग्राहक हैं। ठीक है। और धीरे धीरे हम वेलफेयर जो एस्पेक्ट की चीजें थी, जैसे हमने जियो का फोन लिया तो जियो के लिए क्या हो गए? हम ग्राहक हो गए। बीएसएनएल दूर संचार सेवा था। बीएसएनएल क्या था? बीएसएनएल से पहले दूर संचार सेवा था। बीएसएनएल 1999 में बना था, 1999 में। भारत संचार निगम लिमिटेड बोलते हैं उसको। उसके पहले दूर संचार सेवा था। हम लोग उसके सर्विस को कंज्यूम करते थे, बदले में पैसा देते थे। धीरे धीरे संचार सेवाएं क्या हो गई? निजी के हाथों में दे दी गई। वोडा हो, एयरटेल हो, जियो हो, पियो हो, ऐसे चल रहा है। जब तक हम सरकार से सेवा लेते हैं, सरकार हमारे लिए क्या है? माई बाप। माँ बाप के लिए हम लोग क्या हैं? माँ बाप चाहते हैं कैरियर बने, हष्ट पुष्ट रहें, खाएं पिएं, मस्त रहें, दुख तकलीफ ना आए। अच्छी नीयत है ना, अच्छी नीयत है ना भाई। तो सरकार पानी देती थी, बिजली देती थी, रेल देती थी, सुविधा देती थी, शिक्षा देती थी, चिकित्सा देती थी, देती है, अभी भी देती है, देती थी। तो उसके पीछे एक सद्भावना है कि लोग सुखी रहें, अच्छे रहें, आराम से रहें। देहरादून हॉस्पिटल में चले जाइए, दून हॉस्पिटल में, तो 13-14 रुपये, 20-15 रुपये पर्ची बनती है, और लाख रुपए महीने जिनकी सैलरी है वो डॉक्टर आपका इलाज करते हैं। क्यों? ये सरकार की सुविधा है। हमने इस सुविधा से हमारा कम पैसा खर्च होता है, और कोई भी व्यक्ति जो बीमार है, जो बहुत कम पैसा है, वो भी जाकर अपना इलाज करा सकता है। तो हमें सरकार बच्चों की तरफ परवरिश देती थी कि भाई देश के नागरिक हैं, इनके साथ तो होना ही चाहिए ठीक बर्ताव। पानी नहीं आया, हल्ला करो, पानी आ जाता है। तो पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सब कुछ, और भी तमाम चीज़ें सरकार बड़े मन से देती थी। धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ये हुआ बच्चा कि हम देश के नागरिक तो हैं, बट ग्राहक ज़्यादा हो गए, उपभोक्ता ज़्यादा हो गए। अब हम क्या किए?
होंडा सिटी की कार ले लिए तो होंडा सिटी के लिए क्या हो गए, होंडा के लिए ग्राहक। आपने जाके देखिए वहां लिखा रहता है कस्टमर केयर। आप कभी कहीं जाइए तो लिखा रहेगा कस्टमर केयर लिखा रहता है, लेकिन कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में गए लिखा है कस्टमर केयर? हाँ, जन सुविधा केंद्र, जनता के सुविधा केंद्र, एकल खिड़की व्यवस्था, आपको सुविधा देने के लिए। और वहां आप हैं ग्राहक, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं तो सरकार हमको सुविधा देगी, और हम निजी लोगों के लिए ग्राहक हैं तो ग्राहक की तरह बर्ताव। ग्राहक में क्या होगा, जो भी हम ग्राहक करेंगे, जो भी एक्सेप्ट करेंगे, कीमत देंगे, 100% कीमत देंगे मुनाफे के साथ। और सरकार में सब्सिडी लेंगे, सरकार घाटे में करेगी, वेलफेयर है, लोक कल्याणकारी। लेकिन धीरे धीरे हम कंज्यूमरिज्म की तरफ चले गए, और सरकार ने धीरे धीरे क्या किया, सबको लाइसेंस दे दिया। भाई ट्रेन में अंबानी को लाइसेंस नहीं मिला, इसीलिए तो उसकी ट्रेन नहीं चलती है। जिस दिन लाइसेंस में यहां भी ढील हो जाएगा, यहां ट्रेन दौड़ने लगेगी, अंबानी की भी ट्रेन, अडानी की भी ट्रेन। फोनमा में नहीं है, एयरटेल का है कि बोडा, बोलते हैं कौन सा कनेक्शन है तुम्हारा? आज से 25 साल पहले पूछे थे किसका कनेक्शन है? कनेक्शन का मतलब दूर संचार, और टीवी का मतलब दूरदर्शन। चित्रहार देखना है भैया, राजू जरा खोला हो, 8:30 बज गया, जरा चित्रहार लगाओ। गांव के लोग वहीं इकट्ठा होकर चित्रहार देखा। रामायण किस पे आता था? दूरदर्शन वहां पे। ये टीवी तो बात की चीज है, 25 साल पहले तो आए हैं सब ये 24 घंटे के चैनल, ये वो प्राइवेट चैनल। अब दूरदर्शन देखते हैं, आपको नंबर तक नहीं पता है कि आपकी टीवी में दूरदर्शन किस नंबर पे है। कंज्यूमर किसके हो गए? इनके। तो दूरदर्शन तो हुल्लू लुल्लू रहेगा ही। हाँ भाई उसके जब लोग ही नहीं हैं तो क्या दिखाएगा किसको? दिखाता है फिर भी, जो दिखा सकता दिखा रहा है। ठीक है, खैर। तो हम लोग जो बच्चा क्या है ना, हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, समस्या कह लीजिए या एक पूरक की भूमिका में। जानते हैं क्या, एक सरकार बनाम बाजार आ गया, और यह चुनौती सरकार ने स्वयं खड़ी की। हमने स्वयं चुना कि हम इस पहलवान से लड़ेंगे, और जो सबसे हट्टा कट्टा था बोला हम इससे लड़ेंगे। तो राज्य बनाम बाजार, राज्य का मतलब यहां सरकार समझिए, राज्य बनाम बाजार खड़ा हो गया। आपने दूरसंचार सेवा, बीएसएनएल था आपके पास, आप वोडाफोन लाए, एयरटेल लाए, अंबानी को लाए, जियो लाए, लाए ना? लाए ना? आपका बीएसएनएल कहां है, जियो कहां है, जरा बताइए, कहां खड़ा है? आप ही लाइसेंस दिए थे। राज्य बनाम बाजार, यहीं पे सर्वे कर लीजिए कितने लोगों के पास जियो का कनेक्शन है, जरा मुझे बताओ, हाथ उठाओ। आधे से ज्यादा क्लास के पास जियो है। अच्छा चलो बीएसएनएल का बताओ किसके पास, बीएसएनएल का कनेक्शन किसके पास? फोन में बीएसएनएल का सिम है किसी के? नहीं है। एक भी यहां विद्यार्थी नहीं है जिसके पास बीएसएनएल का सिम हो। तो बीएसएनएल कल बंद हो जाए तो उसको बीएसएनएल गलती है गलती उसकी। वो सर्विस नहीं दे पाता है जो ये दे रहे हैं। आपको उसकी सर्विस नहीं भाई। जियो की भाग गई, आधी क्लास जियो हो गई, बीएसएनएल गायब हो गया। एक भी बीएसएनएल के लिए हाथ नहीं उठाया आपने। मेरे पास है बीएसएनएल।
भाई साहब नहीं लगेगा, के बावजूद मेरे पास है। वो फोन क्यों है मुझे ये भी मैं बता दूं। वो फोन बेटा है बहुत पुराना, 20 साल पुराना नंबर है। गूगल पे आप सर्च करेंगे ना प्रयास आईएएस तो वही नंबर दिखाता है, वही नंबर है। तो वही नंबर है, बात नहीं होती ठीक से, हमको बाद में दूसरे फोन से बात करनी ही पड़ती है, जियो से। वो भी है मेरे पास, 2 फोन है हमारे पास। तो बीएसएनएल को हम व्हाट्सएप के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जियो से बात कर रहे हैं, फिर जियो में बात कटती नहीं है। हेलो 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 हेलो, कभी कभी फोनमा लेके बाथरूम इधर उधर झांकना पड़ता है, क्या पता यहां सिग्नल आ जाए ठीक से। तो यह सब जो थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, इसकी वजह से हम जो सरकारी तंत्र का जो सिस्टम था, यानी एज ए सिटीजन जो हम ले रहे थे, छोड़ करके एज ए कंज्यूमर, एज ए ग्राहक, कस्टमर हम चले गए उधर। तो बाजार बड़ा तैयार हो गया सर। हाँ सर, बाजार बड़ा हो गया। प्राइवेटेशन आया ही गवर्नमेंट के कारण है, गवर्नमेंट जो चाहे करवाए। भाई जब बीएसएनएल का सिम 3 महीने पहले बुक होता था, आज आप फार्म भरिए 3 महीने में आपको सिम मिलेगा, तो सरकार क्या करेगी? इतने बड़े मास को एक क्लास लाइफ देने के लिए आपको ये सब सब्सिडरी चीजें तो डेवलप ही करनी पड़ेंगी ना। तो उसने लाइसेंस दे दिया, पान के खोखे में सिम बिकने लगे। आपने देखे बीएसएनएल के सिम कहीं भी वो भी बेचने लगे, लाइसेंस दे दिया। तो इससे जो एक सेवाओं में या उत्पादन में एक निजीकरण को बढ़ावा दिया सरकार ने। उस निजीकरण का फायदा यह है कि अब बीएसएनएल की सर्विस चाहे जैसे हो, आपको शिकायत नहीं है, क्योंकि आपके पास जियो है, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेट आ गए। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, एक बाजार खड़ा करके दे दिया। और बाजार आपको क्या समझेगा? सरकार ने राज्य बनाम बाजार, जैसा राज्य सोचता वैसे बाजारें नहीं सोचेंगी। राज्य वेलफेयर सोचता है, बाजार मुनाफा सोचता है। सरकार एक बार यानी बाजार एक बार घाटे में भी आपको चीज देगी, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। लेकिन बाजार बिना कीमत दिए आपको चीज सूंघने भी नहीं देगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा इससे? इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? इससे प्रॉब्लम यह क्रिएट होगा, जिसके पास कीमत है वो बाजार की ओर चला जाएगा, जो कीमत नहीं चुका सकता है वो सरकार से उम्मीद करेगा। इसी शहर में न जाने कितने लोग सवेरे आज उठ करके मैक्स हॉस्पिटल गए होंगे, और इसी शहर में न जाने कितने लोग होंगे जो दून हॉस्पिटल में 7 बजे 8 बजे से 13 रुपए की पर्ची कटाने के लिए खड़े होंगे। जो मैक्स हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर को एक ओपीडी के लिए 1000 रुपये जमा कराए होंगे, और जो दून हॉस्पिटल गए होंगे वो 13 रुपए की पर्ची, 13 रुपये है कि और है यार, जो भी है 13-20 जो भी होगा कि पर्ची, मतलब मिनिमम पैसा है, कटा करके वहां डॉक्टर को दिखा रहे होंगे। यह राज्य बनाम बाजार का चित्रण है। जो राज्य उन्मुख हैं वो दून हॉस्पिटल जाएंगे, जो बाजार उन्मुख हैं वो मैक्स हॉस्पिटल जाएंगे। कीमत का अंतर है ना। राज्य चाहता है कि उसकी जो जनता है, उसका जो नागरिक है वो सुखी रहे, और राज्य के पास लेकिन सीमा है, चुकाने की सीमा है। और बाजार जितना चीज चाहिए देगा, कीमत लेगा, कीमत लेगा। तो जैसे जैसे आर्थिक जो समस्याएं खत्म होंगी, आप समझ गए कि नहीं, आर्थिक समस्याएं जैसे जैसे आपकी खत्म होंगी, आप बाजार उन्मुख होते चले जाएंगे। और एक विडंबना आपको बताएं, विडंबना एक बताते हैं। इस शहर को पूरा खंगाल लीजिएगा, पूरे देहरादून को। यहां के जो सरकारी स्कूल होते हैं, खासतौर से 12वीं तक के, वो एडमिशन के लिए उनका जो स्कूल की जो बिल्डिंग होती है ना, वो विद्यार्थियों की तरफ ताक रही होती है कि विद्यार्थी आके एडमिशन ले।
और यहाँ के जितने प्राइवेट स्कूल हैं, गार्जियन लाइन लगा करके झांक रहे होते हैं कि मेरा कब एडमिशन होगा। बारहवीं तक आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन नीट के लिए कौन सा मिलना चाहिए? दून हॉस्पिटल, दून मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज वहाँ हल्द्वानी मिलना चाहिए, एम्स मिलना चाहिए। काहे भाई? प्राइवेट कॉलेज भी तो खुले हुए हैं। आईआईटी रुड़की मिलना चाहिए, आईआईटी कानपुर मिलना चाहिए, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग का जो एनआईटी हो गया इलाहाबाद वो मिलना चाहिए। यानी 12वीं तक आप प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं और 12वीं के बाद इंजीनियर और मेडिकल करना चाहते हैं सरकारी। एक तो शिक्षा का आप दो डायमेंशन देख रहे हैं कि नहीं? और भी कमाल की बात, 12वीं तक बेसिक एजुकेशन लेना चाहेंगे प्राइवेट स्कूल से, भारी भरकम फीस देते हैं यार, 5,000 6,000 रुपया महीना छोटे छोटे बच्चे फीस देते हैं। गाड़ी लगी हुई है, चाटू साला हफ्ते भर में ड्रेस बदल जाता है, होमवर्क करो, ये करो, अगर दुनिया भर बवाल है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो चल रहा है उसी के साथ हम भी हैं। ठीक, नौकरी कौन सी चाहिए? स्कूल प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी सरकारी हो और नौकरी सरकारी हो। लड़की कैसी हो? लड़की टॉप क्लास पढ़ी लिखी नौकरी वाली। बेस तुम्हारा कहां है? और हम लोग बचपन में अच्छे स्कूल का मतलब प्राइवेट समझते हैं, अब बड़े होकर के अच्छे इंजीनियर और अच्छे मेडिकल का मतलब समझते हैं, डॉक्टर का मतलब सरकारी। अब ये मालूम नहीं कि सरकारी स्कूलों से भरोसा किसने तोड़वाया, किसने ये भरोसा खत्म किया कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। है ना? हम सर्विस करना चाहते हैं सरकारी, लेकिन सर्विस लेते हैं प्राइवेट। हम चाहते हैं कि दूर से जब बीएसएनएल में हमारी नौकरी लगे, लेकिन फोन में सिम डलवाएंगे जियो का। ये कौन भ्रम पैदा कर रहा है? राज्य बनाम बाजार, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकस है बेटा। जब हम इसका डिटेल आगे करेंगे, राज्य बनाम बाजार जब पढ़ाएंगे, तब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक चॉइस अप्रोच को एलोबरेट करेंगे। व्हाट डू मीन पब्लिक चॉइस अप्रोच? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो रात, तो हम और बड़ी रात कहेंगे। आप दुकान पे जाओ, सामान मांगो, लीजिए सर, कैसा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अरे ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिमका, सब दुकानदार आपको बेच के ही छोड़ेगा। वो क्यों उसका अच्छा बुरा बताएगा? वो सब अच्छा बताएगा। पब्लिक चॉइस अप्रोच, आपकी चॉइस क्या है? आजकल तो पहले के टाइम में बेटा घर में जो बनता था ना, जो थाली में मिलता था, तब पता चलता था कि ये खाना है। और अब चॉइस, क्या खाओगे? हाँ, क्या खाओगे? और इतना ही नहीं, किसी दिन आप ही लोग बोल देते हैं आज चाट खाने को मन कर रहा है। हाँ, ये जीभ को चाट किसने पहुंचाया? हाँ, मुझे अरहर की दाल पसंद नहीं है, मुझे उड़द पसंद नहीं है, मसूर पसंद नहीं है, मुझे राजमा पसंद है, मुझे छोले पसंद है। कहां से आई ये पसंद? ये जीव इतनी चीजों को कहां से पसंद करना शुरू कर दिए? कहां से आ गए इस चपेट में? आपको घूमना पसंद है, आपको पिज्जा खाना पसंद है, आपको मॉल जाना पसंद है, ये किसने आदत डलवाई आपकी? बाजार ने। ठीक है, तो युगों युगों से चॉइसें रही हैं, लेकिन चॉइस, इसीलिए साइमन भी कहता है उपलब्ध विकल्पों में से श्रेष्ठ जो विकल्प है वही अच्छा डिसीजन होता है। लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें फैल गई हैं, तो डिसीजन में भी कंफ्यूजन हो गया है।
आपको यही नहीं पता कि कौन सा करियर बनाना है, किधर जाना है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है असल में। ये चॉइस के कारण ही तो है, बाजार खड़ा होने के कारण ही तो है। तो राज्य बनाम बाजार और पब्लिक चॉइस अप्रोच, इस फिलॉसफी को पब्लिक चॉइस अप्रोच नीचे लिख लीजिए। लिखो लोक चयन उपागम बोलते हैं। एक है सुशासन के साधन में पब्लिक चॉइस अप्रोच है, ठीक है। अब आपकी पब्लिक के पसंद को नकार नहीं सकते। आजकल तो देखो बच्चे भी अपनी पसंद मनवा लेते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे से जाड़ा होता था, पिताजी लोग जो भी स्वेटर लाते के दे देते थे, पहन लेते थे। अब तो आप ही बताते हैं कि हमको ये वाला पहनना है। चॉइस। आज से वर्षों पहले, दशकों पहले, काफी साल पहले जब हम लोग होते थे तो उसमें पढ़े लिखे कम थे, समझदार कम रहे होंगे, समझदार रहे होंगे बस पढ़े लिखे कम थे। दोनों बात कुछ भी हो सकती है, सब पे सब बातें तो लागू नहीं होती। तो जो करता था वो भगवान करता था। अकाल आ जाए भगवान करता था। अभी देखो एल नीनो आ रहा है। एल नीनो क्या करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हमारे यहाँ बारिश होती है, तो बारिश कम हो जाएगी, मामूली हो जाती है। तो जितना बारिश से पानी चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो फिर अकाल ये जो भी है समझिए यही सब होगा। ये भगवान ने किया कि एल नीनो ने किया? अभी गुजरात में जो तूफान आया, ये जो आगे बढ़ रहा है, ये भगवान कर रहे हैं। जो समुद्र में हो रहा है, जो हो रहा है, मतलब पहले किसी को हैजा हो जाए, कालरा हो जाए, मर जाए, बीमार रहे, कोई दिक्कत आ जाए, सब भगवान की यही मर्जी है। हम किस पे पर्चा फाड़ते थे? भगवान पे, क्योंकि इतना समझदार नहीं थे। बाद में जैसे जैसे हम लोग समझदार हुए, हमने कहा ना यार, अगर सरकार चाहे तो ये ठीक कर सकती है। हाँ, कोई आदमी विकलांग हो जाता था तो भगवान की मर्जी, यही 2 बूंद जिंदगी की पिला पिला के आपने पोलियो खत्म नहीं किया, यानी सरकार चाहे तो कर सकती है। हम भगवान की मर्जी से आ गए कि जो चाहे सरकार कर सकती है। सरकार चाहे तो अकाल में भी सब कुछ ठीक रहे, नलकूप लगवाए, नाली बनाए, पानी निकाले, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, तब भी उत्पादन लिया जाए। यानी सरकार चाहे तो हो सकता है। धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ी तो हम भगवान से फिसल करके सरकार पे आ गए कि जो चाहे सरकार कर सकती है। इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए हमने कहा जो चाहे प्रशासन कर सकता है। एग्जीक्यूटर है वो, सरकार और जनता के बीच में प्रशासन जो क्रियान्वयन करता है वही तो है। सरकार ने प्लान दिया है, तुम एग्जीक्यूट करते हो। तुम एग्जीक्यूट करने के बजाय अपना स्विमिंग पूल, अपना सड़क, अपना घोड़ा इक्का तुम हाँकोगे, तो फिर जनता का क्या होगा? प्रशासन सही होना राजू, तो ठीक हो सकता है। अब लोगों ने और चेतना आई तो प्रशासन को लेके ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं, ऐसा चलने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? आर्थिकी बढ़ी, चेतना बढ़ी, सूचना बढ़ी, समझ बढ़ी, सब कुछ बढ़ा। आपने क्या, अब बस का इंतजार नहीं करते, अपनी एक्टिवा उठाते, अपनी कार उठाते चल देते हैं। पहले बस सरकार चलाती थी, अपने छोड़ो पैसा है, 1 लाख की एक्टिवा खरीद लेते हैं, 5-6 लाख की कार आती है, ले लेते हैं, काम होने लगा। शहर में आए, पहले देखें एमडीडीए है, ये वो घर बनाता है फलाना, बोले छोड़ो यार, 200 गज का प्लॉट लो, नक्शा पास कराओ, घर बना लो। कितने लोग अब एमडीडीए बनाए घर लेते हैं? एमडीडीए नक्शा पास केंद्र है। हाँ, नक्शा पास केंद्र है, वो भी पता नहीं कितने का, बाकी तो ऐसे बना लेते हैं कई। रेस्पिना पुल पे जो घेर के बनाए सब नक्शा पास कराए हैं, बाद में जाकर उसको ये करो वो करो, हो ही जाता है। मतलब हमने तो नहीं सुना किसी घर तोड़ दिया हो। अब क्या घर तोड़ेंगे? घर बनाने के लिए तो आप बने ही हैं, बने रहने तो। जब बन रहा तो ध्यान देना था ना। खैर, हो गया। नॉन अथराइजेशन को भी अथराइज कर दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये रिहायश इलाका, होटल पे तो लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं, चाबुक चलाते हैं, बट घर और के मामले में ऐसा निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेना भी नहीं चाहिए। उसका तरीका निकालो कोई। घर तोड़ के क्या मिलेगा? 4 ठो परिवार इधर उधर भाग जाएगा,
हल्ला गुल्ला होगा। तो जो एजेंसीज थी हमारी, है ना, हमने सोचा यार ये लोग ठीक काम करें ना, सिस्टम सही चलेगा। फिर आ गए अपने पे, हमारी कार है लेके चल दिए। अब हमको ऑफिस जाना है, हमें न मेट्रो का न बस का, किसी का, रेल का, सरकार का कुछ इंतजार नहीं कर, गाड़ी उठाए चलेंगे। अब हम लोग कहते हैं यार सड़क पर गड्ढा है यार, गड्ढा उड्ढा ठीक रखना चाहिए। मतलब हमारी चीजें बड़ी लिमिटेड होती गई। अब हम बस के लिए, ट्रेन के लिए नहीं बोलते हैं, अब गड्ढे के लिए बोलते हैं। अब कुछ चीजों के लिए अभी भी बोलते हैं। बिजली चली जाती है, इन्वर्टर है, नहीं बोलते, तब तक फिर आ जाती, चलता रहता है। पानी है, कई लोग समरसेबुल लगा लिए, पानी नहीं आ रहा, नहीं बोलते। सीवर की समस्या थी, वो भी दूर कर रही है सरकार, ये भी नहीं बोलेंगे आप। कुछ न कुछ सरकार जितना हो सकता था नहीं बोलने वाली चीज करती जा रही है, और कुछ चीज आप कर रहे हैं। इन्वर्टर लगा के, समरसेबुल लगा के, कार खरीद के, घर बना के, सब कुछ आप भी तो करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको लगा यार जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। पहले भगवान करता था, फिर सरकार करने लगी, फिर प्रशासन पे आ गए, फिर अपने पे आ गए। अब कुछ सरकार करती है, बहुत कुछ आप करते हैं। अब कोई बीमार है, जॉली ग्रांट लेके चले जाओ, हॉस्पिटल किसी और लेके चले जाओ। आप देखो दून हॉस्पिटल के अलावा सरकारी हॉस्पिटल, एक कोरोनेशन का नाम ले लीजिए, है ना, जनसंख्या पिछले 20-25 सालों में कितनी बढ़ी होगी, लेकिन हॉस्पिटल यही है, यानी बोझ वही उठा रहे हैं। तीसरा हॉस्पिटल बताइए जो खुला हो सरकार का। लेकिन इसी शहर में जाके देखेंगे, नर्सिंग होम से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल कितने खुल गए इतने सालों में। और वो सारे हॉस्पिटल में जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, वो इलाज भी करा रहे हैं, जबकि उसकी अच्छी खासी कीमत दे रहे हैं। तो यह कीमत, यह दर भी तो बढ़ी ना, आर्थिकी भी तो बढ़ी है। और आर्थिकी किसकी वजह से बढ़ी? आर्थिकी सरकार के सहयोग से बढ़ी। सरकार सुरक्षा ही ना दे, सरकार आपको लिबर्टी ही ना दे, तो आर्थिकी कैसे बढ़ेगी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यही फायदा होता है ना, कि पब्लिक सेंट्रिक होती है गवर्नमेंट, और जो पब्लिक सेंट्रिक है वो गुड गवर्नेंस। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये भले ही ग्राहक उन्मुख एक दृष्टिकोण है, राज्य बनाम बाजार है, लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने से दूर किया, हॉस्टल भेजा, अमेरिका भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, किसी दूसरे शहर में भेज दिया, कलेजा पक्का करके आपको भेज दिया कि जिंदगी में तुम कहीं कच्चे न रह जाओ। तो सरकारों ने अपने खिलाफ बाजार खड़ा कर दिया। आप बाजार के ग्राहक हो गए, बट इस देश के नागरिक हो। लेकिन बाजार खड़ा कर इसलिए दिया कि हमारे देश के नागरिकों को वो सुविधाएं जो हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, हम इतना नहीं दे पा, ये बाकियों से ले लें। दून हॉस्पिटल सबका इलाज नहीं कर सकता, कोरोनेशन सबका इलाज नहीं कर सकता, तो सरकार ने बाकियों को लाइसेंस दे दिया कि तुम हॉस्पिटल बनाओ, नर्सिंग होम बनाओ, जिसके पास पैसा है जाके इलाज करा, कम से कम इलाज तो मिलेगा। जो भी होता है, जैसे मैं पहले भी बताया कि सब शासन की अनुमति से होता है। शासन जो करता है, अगर शासन ने कोरोनेशन और दून हॉस्पिटल के अलावा तीसरा हॉस्पिटल नहीं बनाया तो यह भी शासन है। और दून नर्सिंग होम से लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल का नेटवर्क बन गए तो भी ये शासन के कारण ही है। यानी शासन जो भी करता है वो शासन ही होता है। लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक सेंट्रिक है, सेंसिटिव है, ओपन है, वेलफेयर है, तो गुड गवर्नेंस है। बस इतना सा फर्क है, क्या समझे? ये इतनी जो चीजें आपको मैंने बताया, ये है गुड गवर्नेंस के टूल्स। एक हेडिंग बनाए तो एक और चीज लिखा देते हैं। किसको? अच्छा जो, हाँ लिखिए, लिखो, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आदि सहित अनेक क्रियाओं का सहारा लेकर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आदि सहित अनेक क्रियाओं का सहारा लेकर सुशासन को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, सुशासन को सुनिश्चित किया जा सकता है। एक हेडिंग बनाएं, इफेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस।
सुशासन का प्रभाव। अगर सुशासन है बेटा तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है। लिखे गवर्नमेंट and authority are in the role of government and authority are in the role of facilitator for the public, सरकार और सत्ता जनमानस के लिए सुविधा प्रदायक की भूमिका में होती है। सरकार हो, सत्ता हो, अथॉरिटी हो, ये क्या होती है? सुविधा देने के लिए होती है। अभी समझाया, कंसेप्ट तो बन रहा होगा ना? हाँ, कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं बेटा? ना, कंसेप्ट तो गवर्नेंस का बन ही गया होगा। हाँ, अब तो लिखते लिखते और बन ही जाएगा जो बचा खुचा होगा। आगे लिखें, गुड गवर्नेंस इज अ बेटर मीन्स, गुड गवर्नेंस इज अ बेटर मीन्स ऑफ इंश्योरिंग दीज फैसिलिटीज। सुशासन इन्हीं सुविधाओं को सुनिश्चित करने का एक बेहतर माध्यम है। देखो, सरकार और सत्ता क्या है? सुविधा प्रदायक की भूमिका में होती है, लेकिन अगर गुड गवर्नेंस है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह मिलता रहेगा। भाई, आप एक इंसान हैं, इससे यह पता चला कि आपके अंदर इंसानी हरकत है, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं तो हरकत भी अच्छी होती रहेगी। ठीक है, आगे लिखिए, when the incorporation, when the कर दो, इन हटा दो, when the corporation, incorporation, when the incorporation of good governance is any power is ensured, when the incorporation of good governance in any power is ensured। जब किसी सत्ता में सुशासन का समावेश सुनिश्चित होता है, किसी सत्ता में, जैसे सरकार में सुशासन जब जाएगा, सुनिश्चित होता है। आगे लिखो, many of the effects can be seen, many of the effect can be seen embedded लिखो, embedded, EMBEDDED, embedded in the action taken by it, action taken by it। तो उसके द्वारा किए गए कृत्यों में कई प्रभावों को देखा जा सकेगा या देखा जा सकता है। ठीक, अगर सरकार में सुशासन चला गया तो उसके कृत्य में दिखेगा, जब कृत्य होगा तो दिखेगा, दिखेगा भी और फील भी होगा, है ना? आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका जो कृत्य होगा अच्छा होगा, हम आपको अच्छा समझने लगेंगे, उसमें फील करने लगेंगे, दैट इज अ फीलिंग। आगे लिखिए, क्या दिखेगा? लिखो, नंबर 1, मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की न्यूनतम भूमिका ये दिखेगी, सरकार की न्यूनतम भूमिका दिखेगी। आगे, बीइंग ए मिशन, being a mission driven government, मिशन संचालित सरकार का होना, मिशन संचालित सरकार का होना। सरकार एक जैसे वेलफेयर भी करेगी ना तो एक मिशन की तरह काम करेगी। जैसे आप प्रोफेशन करिए, एक मिशन की तरह है, वो तो जीत के रहेंगे, लेके रहेंगे। मिनिमम रोल गवर्नमेंट का इसलिए क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट जब अपने को मिनिमम नहीं करेगी तो बाजार मैक्सिमम नहीं होगा,
और अगर गवर्नमेंट हर जगह रहेगी तो गवर्नमेंट में एक लिमिट है चीज़ों को दे पाने की, फिर एक सुविधा प्रदायक की भूमिका में इंडिकेट तो करेगी बट दे नहीं पाएगी, तो गुड गवर्नेंस आ ही नहीं पाएगा। अगर दूरसंचार यानी बीएसएनएल ही सिम बांटता रहेगा तो आज हो सकता है कि एक घर में एक सिम होता, लेकिन जियो वगैरह को आपने सुविधा दे दी, आपने क्या कर दिया, बाजार खड़ा कर दिया, तो गवर्नमेंट यहाँ बीएसएनएल क्या हुआ, बीएसएनएल मिनिमम हो गया और बाजार बड़ा हो गया। तो गवर्नमेंट ने अपने को मिनिमम कर दिया। यह बताती है कि गुड गवर्नेंस चाहती है। अरे यार हम ही से कोई कहे कि यार कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, हम यहाँ अपना खड़ा होकर काम कर लेंगे, आप लोग यहाँ बैठ जाइए, कि काम जो कर रहे हैं जितने लोग को बोलना चलना यहाँ पर बैठ जाओ, बाकी ये मैं यहाँ कोने में एक स्टूल है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। क्लास का टीचर मैं हूँ और मैं कोने में स्टूल लेके बैठ गया और हमने अपने को मिनिमाइज कर दिया। यह इंडिकेशन है कि हम काम को महत्व दे रहे हैं। पता चला पूरी जगह घेरे हैं और काम हो नहीं रहा है। कुछ क्लियर हुआ चला है ना? क्वेश्चन इसने ठीक उठाया इसने क्वेश्चन, लेकिन समझ सब गए होंगे, है ना? सक्षम बाबू, इसकी शादी करवा देंगे पहले ही। पिताजी से बोलते हैं मैं लड़की उड़की देखे, पहले बहू लाए बाद में आईएएस बनेगा। हाँ पहले बहू आएगी बाद में आईएएस। फोन करता हूँ उनको। दूसरा लिखिए, तीसरा, प्रतिस्पर्धी हेतु खुला वातावरण। प्रतिस्पर्धा हेतु खुला वातावरण लिखो, ओपन एनवायरनमेंट फॉर कंपटीशन। ओपन एनवायरनमेंट फॉर कंपटीशन, ठीक है। प्रतिस्पर्धा हेतु खुला वातावरण, खुला वातावरण दिया ना, कंपटीशन आया ना, बताया तो यही तो बता रहा था, आप तो समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट लिखिए, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी एंड इफिशियंसी प्रभावशीलता, मितव्ययिता एवं दक्षता में बढ़ोतरी, नेक्स्ट, ensuring all dimension of human development, all dimension of human development, मानव विकास के सभी आयाम का सुनिश्चित किया जाना, सभी आयाम का सुनिश्चित किया जाना। आगे, सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या सिविल को आप चाहे सिटीजन लिख दीजिए, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, नागरिक और प्रशासन एक दूसरे के पूरक। आगे, फुल इंपैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, नेक्स्ट है फुल इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखो सुनो, जितना तुम लिखते जा रहे हो ना, इसकी चर्चा हम इतने तरीके से कर दिए कि लिखते लिखते ही समझ में आ जा रहा होगा कि क्या है ये। अब जैसे हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो हमें समझाना कम पड़ेगा, लिखने मात्र से ही समझते चले जाओगे। अब ये दिमाग में आ रहा होगा। ये क्या आया, लिखो, फुल इंपैक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स, कामा, पब्लिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, मानवाधिकार, लोकहित, सुरक्षा, संरक्षण आदि पर प्रभाव। हम बोलते हैं ना, सुरक्षा दो, चिकित्सा दो, फलाना दो, ढिमका दो, तो क्या हो जाएगा, गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के इफेक्ट क्या है, हम सुरक्षित हैं, इसका मतलब गुड गवर्नेंस है, प्रोटेक्टिव है, गुड गवर्नेंस है। पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा होता तो पानी बिजली खाना कहां से मिलता। ठीक है बेटा।